हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हरप्रीत पटेल बात करूंगा आपसे इस वीडियो में बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के 5वें मॉक टेस्ट के संबंध में। और इस वीडियो में 15 प्रश्न है आपके लिए। और इस वीडियो के माध्यम से आप जान पाएंगे कि आपको जो है कितना आने लगा है बाल विकास में। आप अपनी योग्यता जान पाएंगे कि आपको कितना आ रहा है। और अगर आप 10 से अधिक अंक ला रहे हैं तो आपकी तैयारी अच्छी है और आप सीटेट में अच्छा करके आएंगे। तो हमारा 5वां मॉक टेस्ट है। अगर आपने पिछले मॉक टेस्ट नहीं करे, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से पिछले मॉक टेस्ट भी कर सकते हैं। पेन और पेपर उठा लीजिए और लिखना चालू कीजिए। देखते हैं आप लोग कितने प्रश्न सही कर पाते हैं। और जितने भी प्रश्न सही करिएगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय से मिलते रहे। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो शुरू करते हैं अपना मॉक टेस्ट। प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न चिंतन की गहन प्रकार की शैली को प्रोत्साहित करता है? आधा 1/2 का प्रतिलोम क्या होता है? न्यूनतम छोटी से छोटी अभाज्य संख्या क्या है? आधी मात्रा में चाय बनाने के लिए कितना दूध का प्रयोग करेंगे? योग या घटाओ का विलोम होता है, कहने का क्या तात्पर्य है? तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा जो चिंतन की गहन प्रकार की शैली को प्रोत्साहित करेगा। फटाफट बताइए इसका जवाब क्या होगा। और मुझे पता है कि आपको इसका जवाब पता है। इसका जवाब होगा योग घटाव का विलोम होता है, कहने का तात्पर्य क्या है? ये जो है चिंतन की गहन प्रकार की शैली को प्रोत्साहित करेगा। तो आपका चौथा ऑप्शन सही होगा। अगला बहुत ही आसान प्रश्न है कि अधिगम क्या है? जो कुछ हम जानते हैं वह सब अधिगम किया हुआ है। व्यवहार, ज्ञान और कौशल पर तुलनात्मक स्थायी प्रभाव है। प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन और मापने योग्य है। विशिष्ट आयु स्तर तक सीमित होता है। तो अधिगम क्या है? फटाफट बताइए इसका जवाब क्या होगा। देखिए इसका जवाब है व्यवहार, ज्ञान और कौशल पर तुलनात्मक स्थायी प्रभाव होता है। लर्निंग आपका सेकंड ऑप्शन सही होगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि डिस्कैलकुलिया क्या है। अगला प्रश्न है कोहलबर्ग पर जो है, कोहलबर्ग के अनुसार एक बालक के नैतिक विकास के कौन से स्तर में वह नैतिक मूल्यों का आंतरिकरण अभ्यंतरीकरण प्रदर्शन नहीं करता है? बालक के नैतिक तर्क वाह्य पुरस्कार और दंड से नियंत्रित होते हैं। कौन सी अवस्था होगी? पूर्व परंपरागत, परंपरागत, पश्च परंपरागत या सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत? तो कोहलबर्ग के अनुसार कौन सा स्तर होगा जिसमें जो है नैतिकता का अभाव होता है? और नैतिकता जो होती है वो पुरस्कार और दंड द्वारा नियंत्रित होती है। तो फटाफट बताइए इसका जवाब क्या होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपके लिए ये। देखिए इसका जवाब होगा पूर्व परंपरागत स्तर। इसमें जो नैतिकता होती है वो पुरस्कार व दंड से नियंत्रित होती है। ठीक है, देखिए पूर्व परंपरागत स्तर का जो समय होता है वो 7 से 10 वर्ष होता है। और परंपरागत का होता है 10 से 13 वर्ष का। पश्च परंपरागत का होता है 13 वर्ष से अधिक का। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, बालक की विवेचना तर्क तार्किक नहीं है और यह अंतर्ज्ञान अंतर्बोध पर आधारित है, न कि व्यवस्थित तर्क पर। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था होगी? संवेदी गामक अवस्था, पूर्व क्रियात्मक अवस्था, पूर्व मूर्त क्रियात्मक अवस्था, औपचारिक क्रियात्मक काल? तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। देखिए इसका ऑप्शन आपका सही है पूर्व क्रियात्मक काल। और अगर आपने पियाजे को नहीं पढ़ा हुआ है, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसे अच्छे से पढ़ सकते हैं और ऐसे प्रश्नों का आसानी से जवाब दे सकते हैं। देखिए संवेदी गामक अवस्था का जो समय होता है वो जन्म से 2 वर्ष का होता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का जो समय होता है 2 से 7 वर्ष का होता है। मूर्त का होता है 7 से 11 वर्ष का। और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था का समय होता है 11 से 14 वर्ष या 11 से 15 वर्ष। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला है, अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नता की पूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा चरण वांछनीय नहीं है? व्यक्तियों की योग्यताओं का सही आकलन करना, व्यक्तिपरक अनुदेशन देना, सामाजिक आर्थिक स्तर की पहचान करना, विशिष्ट प्रतिभाओं की पहचान करना। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपको इसका जवाब आ जाएगा। तो इसका जवाब होगा सामाजिक आर्थिक स्तर की पहचान करना। ठीक है, आपका थर्ड ऑप्शन जो है प्रश्न के अनुसार सही होगा। प्रश्न क्या है एक बार देख लेते हैं। अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं की पूर्ति के लिए
निम्नलिखित में से कौन सा चरण वांछनीय नहीं है? तो सामाजिक आर्थिक स्तर की पहचान करना, ये चरण जो है व्यक्तिगत भिन्नता को नहीं दर्शाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन चिंतन के विषय में गलत है? चिंतन में प्रतिमाएं भाषा प्रयुक्त होती है। चिंतन एक प्रकार की सूचना प्रक्रमण प्रक्रिया है। चिंतन संज्ञानात्मक प्रक्रिया का समुच्चय है। चिंतन और भाषा असंबंधित है। तो बताइए क्या जवाब होगा इसका? चिंतन के विषय में कौन सा गलत है? तो इसका जवाब होगा चिंतन और भाषा असंबंधित है। चौथा ऑप्शन आपका सही होगा। एक बात मैं बता दूं, ये जो पेपर है आपका, ये हरियाणा टेट का है और जनवरी 2019 का ये पेपर है और काफ़ी अच्छे प्रश्न थे, तो मैंने इसको शामिल कर लिया और आप जान पाएंगे कि आप कितना अच्छा कर पा रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम नियम थांडाइक द्वारा प्रतिपादित नहीं किया गया है? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, बहुअनुक्रिया का नियम, प्रभाव का नियम। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है और आपको आना ही चाहिए। देखिए, थांडाइक महोदय ने जो प्राथमिक नियम दिए थे वो दिए थे 3 और ऑप्शन में 4 दिए गए हैं, तो एक मतलब आपका नहीं है। तो कौन सा नहीं है? बहुअनुक्रिया का नियम, ये जो है थांडाइक महोदय ने नहीं दिया हुआ है, तो आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा। ठीक है, और तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, ये जो है थांडाइक महोदय ने दिया है। अगला बहुत ही अच्छा प्रश्न है, निम्नलिखित में से बुद्धि की कौन सी श्रेणी हार्वर्ड गार्डनर द्वारा बहुबुद्धि के सिद्धांत में नहीं सुझाई गई? संगीत कौशल, व्यवहारिक कौशल, अंतर्वैयक्तिक कौशल और संगीत कौशल। देखिए, एक ऑप्शन जो है 2 बार हो गया है और इसको मैं चेंज कर देता हूँ। देखिए, संगीत कौशल है, गणित कौशल कर लीजिए एक को, गणितीय कौशल। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन सा हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा बहुबुद्धि सिद्धांत में नहीं दिया गया है। तो देखिए, व्यवहारिक कौशल जो है ये हार्वर्ड गार्डनर ने अपने बहुबुद्धि के सिद्धांत में नहीं बताया हुआ है और वैसे जो है इन्होंने 8 प्रकार बताए हैं बुद्धि के, बताए हैं भाषाई बुद्धि, तार्किक, गणितीय बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, शारीरिक गतिक बुद्धि, संगीतज्ञ बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक, अंतरावैयक्तिक, नैसर्गिक और अस्तित्ववादी बुद्धि के बारे में इन्होंने बात किया हुआ है। व्यवहारिक कौशल के बारे में बात नहीं की है, तो आपका जो है सेकंड ऑप्शन सही होगा। और अगर आपने हार्वर्ड गार्डनर को नहीं पढ़ा हुआ है तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप उसको भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा परिस्थिति जो है बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित नहीं है? अन्वेषण, समस्या आधारित, निर्देशित अन्वेषण, प्रदर्शन। बताइए इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब होगा प्रदर्शन। ठीक है, ये बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित नहीं है। चौथा ऑप्शन आपका सही होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है? दुश्चिंता, आकांक्षा स्तर, उपलब्धि की आवश्यकता, प्रशंसा। तो बताइए कौन सा जवाब जो है वो आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है? तो आई थिंक आप लोगों ने अपना जवाब लिख लिया होगा अपनी कॉपी पर। प्रशंसा जो है ये आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है। चौथा ऑप्शन आपका सही होगा, ये बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। और दुश्चिंता, आकांक्षा स्तर, उपलब्धि की आवश्यकता, ये आंतरिक अभिप्रेरणा के उदाहरण हैं। और बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने जो है अभिप्रेरणा को 2 भागों में बांटा है, बाह्य अभिप्रेरणा और आंतरिक अभिप्रेरणा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला है, बहुबुद्धि मन के फ्रेम ढांचे सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? हार्वर्ड गार्डनर, E.L. थांडाइक, अल्फ्रेड बिने, जेपी गिलफोर्ड। तो बहुबुद्धि का जो सिद्धांत है ये दिया है हार्वर्ड गार्डनर ने। बहुत बुद्धि हमें कहाँ मिलती है? गार्डन में। बहुत बुद्धि हमें कहाँ मिलती है? गार्डन में। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। तो बहुबुद्धि का सिद्धांत जो है हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है, इसका ऑप्शन आपका पहला सही है। अगला है, सतत और व्यापक मूल्यांकन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यह विद्यालय आधारित है, इनमें से विद्यार्थियों के सभी पक्ष सम्मिलित होते हैं, इसमें निर्णयात्मक मूल्यांकन सम्मिलित नहीं है, इसके लिए औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन के संबंध में कौन सा ऑप्शन जो है गलत है?
तो बताइए इसका जवाब क्या होगा। इसका ऑप्शन आपका सही है, इसमें निदानात्मक मूल्यांकन सम्मिलित नहीं होता, ये गलत है। जबकि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में जो है निदानात्मक मूल्यांकन सम्मिलित होता है। ठीक है, तो आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा प्रश्न के अनुसार। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम व्यूह रचना कौशल सृजनात्मकता के विषय में बाधा पहुंचाती है। विद्यार्थियों को लचीले ढंग से चिंतन, विद्यार्थियों को जोखिम उठाने के लिए प्रोत्साहित करना, शिक्षण अधिगम के दौरान विद्यार्थियों को अतिनियंत्रित सहायता करना, विद्यार्थियों को अध्यवसायी और विलंब संतुष्ट हेतु मार्गदर्शन करना। तो कौन सी शिक्षण अधिगम व्यूह रचना सृजनात्मकता के विकास में बाधा बनती है, क्रिएटिविटी के विकास में बाधा बनेगी। तो कौन सा कथन जो है आपके अनुसार सही होगा, बताइए फटाफट। इसका जवाब सही है, शिक्षण अधिगम के दौरान विद्यार्थियों को अनियंत्रित सहायता, यानी इतनी ज़्यादा सहायता करना कि बच्चे जो है सोच ही ना पाएं कि उसको क्या करना है, कि सारा काम तो आप ही करे दे रहे हैं, तो बच्चे क्या करेंगे। तो आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा। तो प्रश्न है, एक बालक जिसे मानव संपर्क से पृथक बड़ा किया गया है प्रायः दीर्घ काल तक अत्यधिक भाषा की कमी को दर्शाता है, जो बाद भाषा उद्भाषण अनुभवों द्वारा पूर्ण रूप से बिरले ही पूरी होती है। यह साक्ष्य भाषा विकास के कौन से पक्ष को बल देता है, वातावरणीय, अंतःक्रियावादी, जैविकी या व्यवहारिक। तो बताइए कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा इसमें, फटाफट बताइए। देखिए इसका जवाब सही होगा अंतःक्रियावादी, आपका सेकंड ऑप्शन जो है सही होगा इसमें। और अंतिम प्रश्न हमारे इस वीडियो का, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। बालकों की सामाजिक दक्षता के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परवरिश शैली अधिकतम प्रभावी होगी, अधिनायकवादी, प्राधिकारिक, लापरवाह या कृपालु। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, इसका सही होगा प्राधिकारिक। ठीक है, सेकंड ऑप्शन आपका राइट होगा। देखिए थोड़ा सा लिखने में जो है गड़बड़ हो गया। तो इस प्रकार से 15 प्रश्न हमारे समाप्त होते हैं। अगर आपने 15 में से जितने भी सही करे हों कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।